हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम इसका दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है, उनका जो जीवन काल है, वो फिक्स होता है, निर्धारित होता है, और उसके बाद वो मर जाते हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी स्पीसीज इस अर्थ पर बनी रहे, इसलिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है, जनन ही एकमात्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। और फिर हम लोगों ने उन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। जैसे कि एक अंदर हम लोग पढ़े थे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग आता है, जो नया चाइल्ड आता है, जो नया बेबी आता है, जो नया संतान आता है, वो सिर्फ एक पेरेंट की मदद से आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया चाइल्ड है, नया ऑफस्प्रिंग है, वो दो पेरेंट के हेल्प से आता है। इसलिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस था, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो बायोपेरेंटल प्रोसेस था। और भी अंतर पढ़े थे हम लोग, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एक सिंपल प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि ये एक फास्ट प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि ये एक स्लो प्रोसेस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े थे कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है क्योंकि इसमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में काफ़ी समय लगता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि इसका जो नया ऑफस्प्रिंग होता है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में, और जेनेटिकली यानी कि आनुवंशिक रूप से डीएनए के लेवल पर बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मॉर्फोलॉजिकली हो चाहे जेनेटिकली हो, किसी भी प्रारूप में वो अपने पेरेंट के जैसा बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ डिफरेंस पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद जानेंगे किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबी, when offspring is produced by a single parent, when offspring is produced by a single parent with or without formation and fusion of gametes is called asexual reproduction. तो क्या है इसका डेफिनेशन कि अगर जब ऑफस्प्रिंग मतलब नया बेबी, नया यंग वंस, नया चाइल्ड, ठीक है, जब नया ऑफस्प्रिंग, नया संतान जब प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा, मीन्स ना मेल होता है इसमें और ना ही फीमेल होता है, सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा जब नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
अब इसमें सिंगल पेरेंट होता है, इसमें डबल पेरेंट नहीं होता, मीन्स ये बाय पेरेंटल प्रोसेस नहीं है। तो जब बाय पेरेंटल प्रोसेस नहीं है तो ना इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही इसके अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट मतलब स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। ना शुक्राणु का निर्माण होता है, ना अंडाणु का निर्माण होता है, मीन्स ना स्पर्म का निर्माण होता है, ना ही ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर हो भी जाए तो उसका फ्यूजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट कितना है? सिंगल है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, इस प्रकार के जनन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। When offspring is produced, जब नया चाइल्ड प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा, चाहे गैमेट बने और चाहे नहीं बने, ठीक है, लेकिन उनका फ्यूजन कभी नहीं होगा, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग इस वर्ड को मार्क करते हैं, ठीक है, विथ और विदाउट। मीन्स गैमेट बन भी सकता है और गैमेट नहीं भी बन सकता है, ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन इस बात की इंश्योरिटी जरूर है कि गैमेट बन भी गया तो उसका फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं इसको, विद और विदाउट को। फॉर एग्जांपल, अगर हम हनी बी में समझें, इसके अंदर हनी बी में मधुमक्खी, ठीक है, इसमें समझते हैं। हनी बी जो है इसके अंदर दो तरह के एग प्रोड्यूस होते हैं। कितने तरह के? हनी बी में जो क्यून हनी बी है, क्यून हनी बी, हनी बी में जो क्यून हनी बी है, ये दो तरह के एग को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक एग करती है ये फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस, ठीक है, और एक ये प्रोड्यूस करती है अनफर्टिलाइज एग को। मीन्स इसके अंदर फ्यूजन हुआ है और इसके अंदर फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड है और ये अनफर्टिलाइज्ड है। जो फर्टिलाइज एग होता है इसमें से निकलता है फीमेल, क्या निकलता है? फीमेल। और जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें से निकलता है मेल। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने हनी बी के केस में क्या देखा कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ भी और गैमेट का फॉर्मेशन हो भी गया, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, फिर भी उसके अंदर से नया ऑफस्प्रिंग निकल गया। समझ में आ रहा है? अगर नहीं बनेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर बन भी जाए तो इसके अंदर क्या होगा? फ्यूजन नहीं होगा। इसको हम लोग सेक्सुअल में ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग ले लेते हैं असेक्सुअल के अंदर। ठीक है, तो हनी बी के अंदर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी जाता है लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना जनरली वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ये तो हो गया। इसके अलावा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में भी होता है, लेकिन कौन से प्लांट्स में? एकदम लोअर ग्रुप के प्लांट्स में, जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं, जिसको हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली ओकर इन unicellular organisms like bacteria, like amoeba, like euglena, like paramecium and simple plants या lower plants like algae। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली occurs in lower group of plants and animals and fungi। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली होता है किसमें? लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में। अगर हम लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स की बात करें, मतलब जो प्लांट ज्यादा डेवलप नहीं है, तो बात करते हैं जैसे एल्गी। ठीक है, एल्गी के अंदर। और अगर हम लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है स्पॉन्ज। ठीक
ठीक है। स्पॉन्ज एक सबसे लोवेस्ट, सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फंगस, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई के अंदर फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, ठीक है। तो इसके यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है। प्लांट में कौन से प्लांट में, सबसे लोअर ग्रुप प्लांट में जैसे एल्गी। एनिमल्स में कौन से में, सबसे लोअर एनिमल्स स्पॉन्ज के अंदर। फंजाई के अंदर जैसे पेनिसिलियम में। इसको तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले आप ये कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए और उसके बाद वन बाय वन देखेंगे हम कि एल्गी में किस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पॉन्ज के अंदर किस स्ट्रक्चर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फंजाई के अंदर जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम में किसके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। ये सब तो मल्टी सेलुलर एग्जांपल है। एल्गी इज अ मल्टी सेलुलर एंड स्पॉन्ज इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड पेनिसिलियम इज आल्सो एन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक लाइन और हम लोग लिखते हैं, asexual reproduction is also occur in unicellular organisms, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी जो या तो सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे या जो सिंगल यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे। अगर सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे तो वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेंगे, और अगर सिंगल यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे तो वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लिख देते हैं दोनों किंगडम का। फॉर एग्जांपल अगर किंगडम मोनेरा की बात करें तो बैक्टीरिया, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो फिजन के द्वारा। दो तरह का फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बैक्टीरिया के बाद जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो है अमीबा, ठीक है। अमीबा के बाद अगर हम बात करें जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना के बाद बात करें कि जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वह है पैरामीशियम, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास जो कि यूनिसेलुलर है और इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इन सभी के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एक ही प्रोसेस के द्वारा होता है और उस प्रोसेस का नाम है फिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखा, और क्या देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा, जो नया संतान आएगा, जो नया यंग वंस आएगा, वो सिंगल पेरेंट के द्वारा आएगा, ठीक है। कितने पेरेंट के द्वारा, सिंगल पेरेंट, मतलब उसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है नए संतान को पैदा करने में, नए संतान की उत्पत्ति में, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक पेरेंट तो होता ही है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन हो और चाहे ना हो, लेकिन उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, ठीक है। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक उसमें जायगोट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली किस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है और फंजाई में होता है। ये मल्टी सेलुलर की बात हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किन किन में, एल्गी में प्लांट्स है, plants are always multicellular, animals are always multicellular, fungi are always multicellular except one, that is yeast is a fungus but unicellular, ठीक है।
ईस्ट एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि जितने भी फंगस होते हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है। तो ये मल्टी सेलुलर के एग्जांपल हम लोग पढ़े। मल्टी सेलुलर प्लांट में जो एल्गी है सबसे लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट है, ये सबसे निम्न वर्ग का पौधा है। एनिमल में स्पॉन्ज सबसे निम्न वर्ग का जंतु है, और फंजाई में पेनिसिलियम सबसे निम्न वर्ग का नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हम लोगों ने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो ऑकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बल्कि लगभग सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल ही होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है। अगर उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो उसके लिए उन्हें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए सुटेबल होता है, उनके लिए बेस्ट होता है कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो करते भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, ये 4 एग्जांपल पढ़े, ये चारों के चारों ही यूनिसेलुलर हैं, और इन चारों के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और एक ही तरीके से होता है, और उस प्रोसेस का नाम है फीसन। ठीक है, तो ये समझ में आया पूरा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो, जैसे कि मैंने तुमको बोला प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, इन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें किस स्ट्रक्चर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पॉन्ज के अंदर किस स्ट्रक्चर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और पेनिसिलियम के अंदर किस स्ट्रक्चर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग अब उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें प्लांट्स में और फंजाई में। ठीक है, प्लांट्स में और फंजाई में। देखो, प्लांट्स में, फंजाई में, प्लांट्स में हम लोग क्या बोले थे, एल्गी, और फंजाई में एक एग्जांपल क्या लिए थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनिसिलियम ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और भी फंगस करता है, लेकिन हम लोगों ने एग्जांपल किसको लिया था, पेनिसिलियम को, पेनिसिलियम। ठीक है, तो जो प्लांट्स है जो कि एल्गी है, जिनके अंदर की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एल्गी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्पोर्स। और फंजाई के अंदर, पेनिसिलियम में, या कोई भी फंगस जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करेगा, तो उसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, स्पोर्स के द्वारा, विजाणु के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर 2 तरह के स्पोर बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर स्पोर, जो 2 तरह के स्पोर बनते हैं, एक बनता है इसके अंदर अप्लैनोस्पोर्स। कौन सा स्पोर, अप्लैनोस्पोर। और दूसरा स्पोर बनता है इसके अंदर, जू स्पोर। कौन सा स्पोर, जू स्पोर। अगर स्पोर मोटाइल है, मतलब अगर स्पोर मोटाइल है, स्पोर चल सकता है, तो उस तरह के स्पोर को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर, यानी मोटाइल स्पोर। ठीक है, ये कई बार पूछा भी है वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। और जो अप्लैनोस्पोर है ये होता है नॉन मोटाइल स्पोर, मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह का जो स्पोर्स है ना, जनरली उन एल्गी के अंदर बनता है जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, जो कि पानी में उगते हैं, तो ये वहां पर ये जो स्पोर है वो स्विम करते हैं, और धीरे धीरे एक इंडिविजुअल एल्गी में डेवलप हो जाते हैं। और ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। ठीक है, और पेनिसिलियम है, फंगस में हमने एग्जांपल लिया पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम में भी स्पोर बनता है, और पेनिसिलियम में जिस स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उस स्पोर को बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर। और ये जो कोनिडियोस्पोर बनता है,
पेनिसिलियम के अंदर ये एक नॉन मोटाइल स्पोर है, मतलब ये भी लोकोमोशन नहीं कर सकता। कैसा स्पोर है? नॉन मोटाइल स्पोर। ठीक है, तो हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग टाइप्स पे नहीं आए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। टाइप्स तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन हम कुछ और एडिशनल एग्जांपल्स देख रहे हैं जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि प्लांट्स में भी होता है, फंगस में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्लांट्स में किसके अंदर होता है? एलगी के अंदर। फंजाई के अंदर बहुत सारे फंजाई के अंदर होता है, लेकिन हम लोगों ने एग्जांपल किसका लिया है? पेनिसिलियम का, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पेनिसिलियम का ही एग्जांपल दिया हुआ है और हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो एलगी के अंदर कितने तरह के स्पोर्स बनते हैं? 2 तरह के। अगर स्पोर अपने लोकोमोटरी नहीं है, यानी स्पोर अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल स्पोर है, तो उसको बोलेंगे ऑप्लानोस्पोर। और अगर स्पोर अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है, स्विम कर सकता है, तो उसको बोलेंगे मोटाइल स्पोर या जू स्पोर। और फंजाई के अंदर पेनिसिलियम में जो स्पोर बनेगा उस स्पोर को बोलेंगे कोनिडियो स्पोर, और ये भी एक नॉन मोटाइल स्पोर है। कौन सा स्पोर है? नॉन मोटाइल स्पोर है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक? अब हम लोग ये जो स्पोर बना है ना, कोनिडियो स्पोर, ठीक है, कोनिडियो स्पोर, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कभी कभी कोनिडिया। क्या बोल देते हैं? कोनिडिया। इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कि ये स्पोर पेनिसिलियम के ऊपर किस टाइप से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर हम लोग एनिमल में चर्चा करेंगे। स्पंज का एग्जांपल ये था ना, फिर हम लोग स्पंज की बात करेंगे कि स्पंज के अंदर किस स्ट्रक्चर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फिर हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं? पेनिसिलियम का। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोर। कौन सा स्पोर बनता है? कोनिडिया। कैसा स्पोर है? तो नॉन मोटाइल स्पोर है। कैसा स्पोर है? नॉन मोटाइल स्पोर है। ठीक है, अब देखो इधर नॉन मोटाइल स्पोर है, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं पेनिसिलियम का। तो पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, ये हाइफी है, क्योंकि जितने भी फंगस है वो सब किसके बने होते हैं? हाइफी के। तो ये हाइफी बना रहा हूं मैं पेनिसिलियम का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इस हाइफी के ऊपर कुछ इस तरीके से स्पोर अरेंज रहता है, ऐसे करके। एक स्पोर, फिर दूसरा स्पोर, फिर तीसरा स्पोर, चौथा स्पोर, फिर पांचवा। जितना हम लोग दूर जाते जाते हैं उतना ही स्पोर का जो साइज है वो बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि स्पोर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक है, और इसका नंबर फिक्स नहीं होता है, 5 है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो स्पोर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। और ये जो स्पोर बना है, इसी स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया। इसी स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया। अब हम लोग इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये एक कैसा स्पोर है, एक्सोस्पोर है कि एंडोस्पोर है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कोनिडिया है वो कौन सा स्पोर है? एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के बाहर बन रहा है, तो बाहर बन रहा है, तो इसलिए कैसा स्पोर हो गया? एक्सोस्पोर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो सबसे नया स्पोर है वो सबसे नीचे है, और जो सबसे बड़ा स्पोर है वो सबसे ऊपर है। मतलब नया स्पोर बेस से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? बेस से। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। मतलब स्पोर का जो अरेंजमेंट है, स्पोर का जो
अरेंजमेंट है वो किस ऑर्डर में है, बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर में है। और उसके बाद फिर और क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कोनिडिया स्पोर है वो कौन सा स्पोर है, नॉन मोटाइल स्पोर। कौन सा स्पोर है, नॉन मोटाइल। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये स्पोर यहाँ से शट ऑफ होकर के नीचे सॉइल में गिरता जाएगा और उससे नया नया पेनिसिलियम निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पेनिसिलियम के अंदर किस प्रकार से स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है और नया ऑफ स्प्रिंग आता है। ये कोनिडिया स्पोर है, यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद मिट्टी में जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, नए पेनिसिलियम के अंदर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और क्या क्या खास बात देखी हमने इस स्पोर की, तो हम लोगों ने क्या खास बात देखी कि ये एक्सोस्पोर है, मतलब ऑर्गेनिजम्स के बाहर प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको एक्सोस्पोर्स बोलते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसा है, बेसिपिटल ऑर्डर में, क्योंकि नया स्पोर कहाँ से निकल रहा है, बेस से निकल रहा है। और कैसा स्पोर है, नॉन मोटाइल स्पोर है। और एक बात और हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, पेनिसिलियम के बारे में, बहुत ही फेमस बात कि दुनिया का जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था वो पेनिसिलियम से ही बना था। क्या, किससे बना था, पेनिसिलियम से। और बनाने वाले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस बात को, अगर ये हो गया हो तो। ठीक है, अगर ये हो गया हो तो हम इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक was made from fungus पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, दुनिया में जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था वो पेनिसिलियम नोटेटम से ही बना था। और जो एंटीबायोटिक बना था उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, पेनिसिलिन। आप इसको नोट में लिख सकते हो। ठीक है, IMP इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एंड आल्सो फॉर नीट। ठीक है, कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और इसको बनाया किसने था, मेड बाय, ठीक है, मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1982। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम के बारे में हम लोगों ने एक और खास बात जानी कि जो पहला एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलियम नोटेटम से बना था, और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम रखा गया था, पेनिसिलिन। क्या नाम रखा गया था, पेनिसिलिन। और किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कब बनाया था, 1982 में। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब हाँ, एक स्ट्रक्चर और मैंने बताया था तुमको कि एनिमल्स के अंदर, सॉरी ये 1982 नहीं है, 1918 है। उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किस एनिमल्स के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, स्पॉन्ज के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल है, और इसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है उसको बोलते हैं जेम्यूल। ये भी IMP है, ये भी बोर्ड और नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जो स्पंज है उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, तो स्पंज के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिस स्ट्रक्चर के द्वारा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग जेम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल, या फिर इसको हम लोग इंटरनल बड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल बड। ठीक है, तो यहाँ तक
पढ़ चुके हैं अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कुछ और बातों पर, टाइप्स पढ़ने से पहले। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट के इन्वॉल्व होने का मतलब है सिर्फ एक डीएनए इन्वॉल्व है, और इसी वजह से जो उनके ऑफस्प्रिंग आते हैं नए नए, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। मतलब उनके पेरेंट का डीएनए, उनका डीएनए, या फिर उनके और जो ऑफस्प्रिंग होंगे पेरेंट के, सबका डीएनए आपस में एक दूसरे से सेम होता है, और सब दिखने में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों रूप से वो सब एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन भी कहते हैं। इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? The offspring of asexual reproduction is identical to their parents, and each other, that's why, okay, that's why the offspring of asexual reproduction, the offspring of asexual reproduction is also called clone, ठीक है। क्या लिखा है मैंने कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं किसके? पेरेंट से, और ईच अदर मतलब आपस में, इसलिए इनके ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं? क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो? सिमिलर हो, मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसे, और जेनेटिकली मतलब जिनका उनका जो डीएनए है वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ठीक है, अमीबा है ये, ठीक है। अब अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? फिजन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन? फिजन। और होता क्या है कि ये जो अमीबा का जो ये डीएनए है, चाहे जो अमीबा है, ये बीच में से टूट जाता है, और टूटने के बाद ये अमीबा दो डॉटर अमीबा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो डॉटर अमीबा में। तो ये कौन सा अमीबा हुआ? पेरेंट, और ये दोनों हुआ डॉटर। ठीक है, ये हुआ पेरेंट और ये हुआ डॉटर। तो अगर हम इसका डीएनए चेक करें, इसका डीएनए चेक करें, और इसका डीएनए चेक करें, तो तीनों का डीएनए क्या करेगा? 100% सेम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिकली। और दिखने में भी क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा। तो क्लोन का मतलब जब ऑफस्प्रिंग आपस में एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, ठीक। क्लोन मीन्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, अब अगर क्लोन का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोन, ठीक है, क्लोन का अगर ग्रुप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन। ठीक है, अगर इस सोमा क्लोन के अंदर अगर हम मान लेते हैं कि 1000 क्लोन है, कितने क्लोन है? 1000, तो इसके एक मेंबर को, ईच मेंबर को हम लोग बोलते हैं रेमीट।
क्या बोलते हैं, रेमिटेड। तो यही मेन डिफरेंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से और एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे।